संविदा कर्मियों को दोयम दर्जे का नागरिक इस देश की सरकारें मानती हैं और ये ज्वालामुखी हैं। ये नौजवान आक्रोशित हैं, इनका परिवार, इनके भी बच्चे हैं, इनको भी स्कूल में दाखिला करना पड़ता है। किस तरह, मैं तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से कहूं कि ये सरकारें इन नौजवानों से को भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। नमस्कार साथियों, आज पुनः लोकतंत्र चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इस चैनल के प्रबंधकों को। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वह विषय बहुत गंभीर है। यह विषय उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक बहुत बड़ा नासूर बन के उभरता आ रहा है पिछले कई वर्षों से। मैं बात कर रहा हूं संविदा कर्मियों की। संविदा कर्मी वो नौजवान है जिसको सरकार नौकरी नहीं दे पाती, लेकिन उसका शोषण करती है। संविदा कर्मियों की कोई राष्ट्रीय संविदा नीति नहीं है इस देश में। संविदा कर्मियों को समान काम का समान वेतन इस देश में राज्यों में नहीं मिल रहा। संविदा कर्मियों को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जा रही, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं दी जा रही, उनको कोई ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी उनके लिए नहीं बनी। यह क्योंकि नौकरी की कमी है। इंसान को अपनी रोटी रोजी, परिवार को पालने के लिए कोई नौकरी चाहिए। यह शोषण कोई निजी फैक्ट्री मालिक नहीं करता, इस देश की सरकारें करती हैं। इसलिए यह विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आज हर दूसरे तीसरे परिवार में कोई ना कोई नौजवान संविदा पे काम करके अपना जीवन यापन एक नरकीय व्यवस्था में कर रहा है। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, मैं उदाहरण बहुत से विभागों का दे सकता हूँ, लेकिन महात्मा गांधी नरेगा का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इस योजना का बजट है इस देश में। 10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में खर्च होगा इस वर्ष। लेकिन जो लोग इस योजना को जमीन पर लागू कराते हैं उनका क्या हाल है? ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक है, उसको मात्र 6,000 रुपये महीना। आप कल्पना कीजिए, इस प्रदेश में अकुशल श्रमिक को 201 रुपये दिया जा रहा है और मजदूर से भी कम, जो इंटर में गांव में सबसे अच्छे जिसके अंक आए थे, जिसका 12 साल का अनुभव है ग्रामीण विकास का, उसको दिए जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम तकनीकी सहायकों पे। हर 10 ग्राम पंचायत पे एक तकनीकी सहायक अर्थात जेई, जूनियर इंजीनियर, जो इंजीनियरिंग में बाकायदा डिप्लोमा होल्डर है, उसको केवल 11,000 रुपये। 10 गांव में भ्रमण करने का कम से कम 5-7 हजार रुपये तो पेट्रोल खर्च हो जाता है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, जिनको मात्र 10,000 रुपये। ब्लॉक पर ही और जिले पर एपीओ, जो एमबीए पास हैं, उनको मात्र 28,000 रुपये। अब एक तो बात आ गई, मानदेय कम है, लेकिन इस देश में ऐसे कानून हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। ईपीएफ वो सामाजिक सुरक्षा का अस्त्र है जो हर उस संस्था जहां 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको उसका कवर मिलना चाहिए। इन कर्मचारियों को राज्य सरकार वो कवर अभी तक नहीं दे पाई। कितने संवेदनहीन ये विभाग हैं, सरकारें हैं, जिसमें कर्मचारी को स्वयं अपना 12% देना है, मात्र 12% अंश राज्य सरकार को देना है। वह चीज नहीं लागू होती। इन कर्मचारियों को ईएसआईसी का स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए, लेकिन देश में मनरेगा के संविदा कर्मियों को कहीं भी ईएसआईसी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि संविदा कर्मियों को दोयम दर्जे का नागरिक इस देश की सरकारें मानती हैं और ये ज्वालामुखी हैं। ये नौजवान आक्रोशित हैं, इनका परिवार, इनके भी बच्चे हैं, इनको भी स्कूल में दाखिला करना पड़ता है। किस तरह, मैं तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से कहूं कि ये सरकारें इन नौजवानों से को भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिसको आप 6-6 महीने मानदेय नहीं देंगे, वो क्या करेगा? आखिर में मजबूरी में
वो अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में शामिल होता, और जब ये भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो अधिकारी को तो कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, इन संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी जाती है। भ्रष्टाचार के मुख्य स्रोत को बहुत ज्यादा मिलता है तो सस्पेंशन, जो मैं मानता हूं कोई सजा नहीं है, वो तो एक हॉलिडे है, विश्राम काल है अधिकारी के लिए। जिस क्षेत्र में, जिस विभाग में भ्रष्टाचार के मामले पकड़े जाएं, अधिकारियों को जेल होनी चाहिए, इनकी संपत्ति से रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा काम जब होता है तो सस्पेंशन होता है। इसी तरह मैं शिक्षा मित्रों का जिक्र करूंगा। 1,50,000 शिक्षा मित्र पिछले 15-20 सालों से निरंतर जो सरकारें आई उन्होंने वोट की राजनीति करके इनका शोषण किया। इनकी नियुक्ति नियम कायदे के विपरीत की, इसमें इनकी क्या गलती है? अगर ये 18 साल से प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आज जब 40, 50, 55 की उम्र हो गई इनकी, तो आप कह दें कि हम इनको निकालेंगे? ये वेलफेयर स्टेट है जहां कल्याण जनता का होना चाहिए, ना कि उनके साथ अत्याचार। 1.25 लाख शिक्षा मित्रों 3 साल से ईपीएफ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, आज तक इनको ईपीएफ का लाभ नहीं दिया गया। मैंने चेतावनी दी है ईपीएफ कार्यालय को, जो भारत सरकार के अधीन आता है, कि 5 जुलाई तक अगर शिक्षा मित्रों को ईपीएफ नहीं दिया गया तो मैं अनशन पे बैठूंगा कानपुर के उनके आंचलिक कार्यालय पे। लेकिन साथियों, संविदा कर्मियों का ये मामला हम सब देशवासियों को उठाना चाहिए, क्योंकि आज संविदा कर्मी चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, हर विभागों में आज बिजली विभाग में उत्तर प्रदेश में 30,000 रेगुलर कर्मचारी हैं तो 70,000 संविदा कर्मी हैं। जो आज हमें बिजली का लाभ और आनंद हम ले रहे हैं, इसका मुख्य कारण संविदा कर्मी हैं, जो अपनी जान पे खेलकर हम लोग को बिजली का सुचारू व्यवस्था से सप्लाई करा रहे हैं। आज अस्पतालों में मरीज को कोई देखने वाला ना होता अगर नर्स से लेके, कंपाउंडर से लेके, वार्ड बॉय जो संविदा पे नियुक्त हैं वो ना होते। लेकिन कितना संवेदनहीन और निर्दयी सरकारें हैं। ये अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों के लिए तो पूरा खजाना खोल देते हैं, लेकिन संविदा पे बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं। वर्तमान संविदा व्यवस्था इस देश में अभिशाप है। इसके खिलाफ एक जन आंदोलन पिछले 6 सालों से मैं कर रहा हूं, और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सब आवाज उठाइए इस अत्याचार और शोषण के खिलाफ। धन्यवाद।